नमस्कार साथियों, ये स्कूल प्रबंधन का जो टेस्ट सीरीज हमने चालू कर रखी है उसका पेपर नंबर 8 है और आज के पेपर के प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या कि कौन से प्रश्न का क्या आंसर होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल प्रबंधन जो 15 प्रश्न उसमें आएंगे नए पैटर्न के हिसाब से हमने टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है। कुल पेपर 10 होंगे जिसमें आपको संपूर्ण जो प्रश्न है वो आरपीएससी के पैटर्न के हिसाब से 75 क्वेश्चन ईच पेपर में आपको मिलेंगे। और यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी सभी सोशल नेटवर्क साइट्स और हमारा जो एप्लीकेशन है आरजे टेस्ट सीरीज का वो उसके लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहां जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान RAA निम्न में से कब शुरू किया गया? तो साथियों, जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है वो 2015-16 में शुरू किया गया था। 1 नंबर का ऑप्शन आपका इसमें सही विकल्प हो जाएगा। इसकी जो व्याख्या है वो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगी, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो RAA है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है 2015 में विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी को सिखाने के लिए, उसके कौशल सिखाने के लिए 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनके लिए शुरू किया गया था। दूसरा प्रश्न, नीचे कुछ परिभाषाएं हैं और उनसे संबंधित विचारक दिए हुए हैं, चिन्हित कीजिए कि कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, पहला जो युग्म है वो है पाठशाला समाज का लघु रूप है। ये परिभाषा जॉन डीवी ने दी थी, बिल्कुल सही है। पाठशाला समाज का लघु रूप है, ये परिभाषा जॉन डीवी ने दी थी, बिल्कुल कथन सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो इतिहास का वास्तविक निर्माता शिक्षक है। ये जो स्टेटमेंट है वह एच.जी. वेल्स का है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अपने को छांटना क्या है, अपने को इनमें से एक परिभाषा ऐसी है जो वास्तव में उस व्यक्ति ने नहीं दी जो इसके सामने अंकित है। तो पहली परिभाषा भी सही है, उसके विद्वान भी सही है। दूसरी परिभाषा इतिहास का वास्तविक निर्माता शिक्षक है, एच.जी. वेल्स ने ही कहा था, बिल्कुल सही है। तीसरी परिभाषा देखते हैं, विद्यालय समुदाय के जीवन का प्रतिबिंब है और उसे होना भी चाहिए। ये जो परिभाषा थी वो हुमायूं कबीर ने दी थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो अपने पास एक विकल्प रह गया, एक अध्यापक कभी भी सच्चे तरीके से नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख सकता। ये महात्मा गांधी की परिभाषा नहीं है, ये परिभाषा दी थी आपका, ये स्टेटमेंट जो है वो R.N. टैगोर का है। साथियों, ये R.N. टैगोर का है, इस वजह से यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। साथियों, हमारी टेस्ट सीरीज की यही विशेषता है कि एक प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश हमारी रहती है। ठीक है, ये महात्मा गांधी का नहीं था, रविंद्रनाथ टैगोर का था। आपको पीडीएफ रेगुलर मिल ही रही हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उन 4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट आपका गलत है, वो स्टेटमेंट आपको चयन करना है। देखिए, एसडीएमसी में कुल 23 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। एसडीएमसी में 23 होते हैं और एसएमसी जो 1 से लेके 8वीं तक की कक्षाओं में स्कूलों में मैनेजमेंट करती है, व्यवस्थापन करती है, उनमें 16 सदस्य होते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था। इसके बाद में एसएमसी की यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट वही है, तो 16 सदस्य एसएमसी में होते हैं। एसडीएमसी में आपके 23 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। एसएमसी की साधारण सभा की बैठक की कोरम वर्तमान में 33% है। देखिए साथियों, यही स्टेटमेंट गलत है और ये गलत क्यों है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन चौथे स्टेटमेंट को अपन पहले देख लेते हैं। एसएमसी की वर्ष में न्यूनतम जो बैठकें हैं 3 बैठकें होनी चाहिए।
ठीक है, ये आपको एसएमसी के साधारण सभा की बात हो रही है। यहाँ पे जो कार्यकारिणी की बैठक होती है वो प्रति मंथ एक होती है अमावस्या के दिन, लेकिन यहाँ पे कार्यकारिणी की बात नहीं हो रही है, एसएमसी की साधारण सभा की बात हो रही है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका उत्तर तो 3 हो गया। लेकिन क्यों 3 क्यों हुआ? क्योंकि पहले इसकी जो कोरम की एसएमसी की साधारण सभा की कोरम थी वो 33% थी, लेकिन आजकल इसको 25% ही कर दिया गया है। इस वजह से ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। 4 स्टेटमेंट में जो कथन गलत है उसको आपको चिन्हित करना है। सर्वप्रथम 1963 में साला मानचित्रण का कार्य प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही। सर्वप्रथम राजस्थान में साला मानचित्रण की शुरुआत 1992 में हुई, ये भी सही है। नजरी नक्शा बनाने हेतु कम से कम 6 सदस्य, बिल्कुल सही, और अधिकतम 22 सदस्य होने चाहिए, ये भी सही है। तो एक जो चौथा विकल्प अपने पास रहा है कि नजरी नक्शा बनाने का सिद्धांत, मेंटल का चिन्ह सिद्धांत इसमें प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मेंटल का चिन्ह सिद्धांत प्रयोग नहीं किया जाता साथियों, यहाँ पे आपको टोलमैन का चिन्ह सिद्धांत, टोलमैन का चिन्ह सिद्धांत यहाँ पे यूज किया जाता है। इस वजह से आपका जो स्टेटमेंट 4 है वो आपका सही विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मेंटल का चिन्ह सिद्धांत, नजरी नक्शा बनाने में मेंटल के चिन्ह सिद्धांत के बजाय टोलमैन के चिन्ह सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। 5वां प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान में वर्तमान में केंद्र और राजस्थान के बीच योजना के लिए फंड शेयरिंग कितना प्रतिशत है? तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में 60% केंद्र देता है और 40% राज्य देता है। तो विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सारा जो है समग्र शिक्षा अभियान के बारे में यहाँ पे सारा बताया हुआ है, 60-40 का रेशा भी आपको बताया हुआ है। तो ये आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगी, इसको आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 6ठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत बताए हैं? पहले भी 1-2 टेस्टों में इस प्रश्न को रिपीट किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए टोलमैन ने 14 सिद्धांत प्रबंधन के बताए हैं। तो 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं, उन 4 स्टेटमेंटों में आपका जो एक तरफ धारा है, भाग का मतलब धारा समझो, और एक तरफ उसमें उस धारा में क्या वर्णन किया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो जो विकल्प आपको गलत लगे, अर्थात उस धारा से मेल नहीं खाता, वो आपको बताना है। तो भाग 17 बच्चों को दंड से रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। भाग 17 नो पनिशमेंट, ये इसकी व्याख्या करता है। भाग 21 का मैंने आपको पहले सेपरेट प्रश्न था कि विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख आरटी की कौन सी धारा में है? तो धारा 21 आपको ध्यान रखना है। यहां भी जहां भी भाग लिखा हुआ है वहां पे साथियों आपको धारा पढ़ना है। इसका भाग 28 अर्थात धारा 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषेध करता है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। आरटी 2009 के अनुसार कोई भी सरकारी अध्यापक कोई भी निजी ट्यूशन नहीं ले सकता। यदि ऐसा करता है वो दंड का भागी बनेगा, उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, जांच आरोपित की जा सकती है। तो एक स्टेटमेंट रहा आपका, इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रह का वर्णन करता है। तो भाग 14 मतलब आपको ये आपका अनुच्छेद 14 में नहीं है, 13 में शुल्क संग्रह का वर्णन किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है भाग जो 13 है उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति
1 से 8 तक या 6 से 14 वर्ष तक के, अर्थात जो भी आरटी एक्ट 2009 के जो परिक्षेत्र में आते हैं उन बच्चों से यदि कोई भी शुल्क संग्रह करता है तो उसको आर्थिक दंड, जितना उसने शुल्क लिया है उससे 10 गुना तक उसको शुल्क का पुनर्भुगतान करना पड़ेगा। 10 गुना अर्थदंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है धारा 13 में। ठीक है, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई है? तो आपको पता है SIERT की स्थापना मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पे की गई थी। 1978 में मेहरोत्रा समिति बनी थी 11 नवंबर को, और ये बनी क्यों थी? क्योंकि 1961 में आपको केंद्र में NCERT बन चुकी थी। NCERT की तर्ज पे राज्य में 1978 में जो है मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर उदयपुर में SIERT की स्थापना की जाती है, जिसको बाद में सबसे ज़्यादा अभी SIERT से संबंधित प्रश्न न पूछ के RSCERT से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि SIERT को वर्तमान में 14 अगस्त 2018 को जो है RSCERT बना दिया गया है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और जो आपका SIERT है उसमें कुल 9 विभाग होते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 9वां प्रश्न है, CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, इसका फुल फॉर्म है, के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए CTE का कार्य है पूर्व सेवारत सेवा कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण का कार्य भी CTE का है, क्रियात्मक अनुसंधान भी यही करता है, लेकिन अध्यापक शिक्षा के लिए जो भी सेवा शर्तें हैं वह CTE नहीं बनाता, ये आपको ध्यान रखना है। चौथे नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से ICT अर्थात सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य टारगेट समूह इसमें शामिल है? तो देखिए सरकार भी इसका टारगेट में है, नागरिक भी हैं, व्यापारी और लाभार्थी समूह भी हैं, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करते हैं। एजुसेट सर्वप्रथम कौन से माह और वर्ष में शुरू किया गया? तो आपको पता होना चाहिए एजुसेट जो है वो सितंबर का महीना और 2004 का वर्ष आपको अच्छे से ध्यान रखना है। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसको श्रीहरिकोटा से जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहां से GSET 3 के द्वारा 20 सितंबर 2004 को 7 वर्ष के लिए भेजा गया था। बाद में वर्ष 2014 में GSET 14 के द्वारा इसका ओफ काल 12 वर्ष बढ़ा दिया गया था और वर्तमान में ये लगभग 18 भाषाओं में अपने कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। 12वां प्रश्न, RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये प्रावधान करती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? साथियों 2 धारा तो आपको अच्छे से पता होनी ही चाहिए, एक तो धारा 21 और एक धारा 10। धारा 10 का उल्लेख तो यह जो मैंने अभी बताया कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये दायित्व है कि वह अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए, ये तो धारा 10 में उल्लिखित है। और धारा 21 के बारे में मैंने इस वजह से बताया कि यहाँ पे आपको SMC के गठन के बारे में यहाँ पे बताया है कि प्रत्येक जो मिडिल स्तर माध्यमिक स्तर से नीचे के जो भी विद्यालय हैं उनके प्रबंधन का कार्य SMC करेगी। SMC में कुल 16 सदस्य हो, जो इसमें उल्लेखित है वो मैं आपको बता रहा हूँ। SMC में 16 सदस्य होंगे। इन 16 सदस्यों में 11 सदस्य निर्वाचित होंगे। इन 16 में से 12 सदस्य जो हैं वो आपके अभिभावक होंगे। इन 16 में से 8 सदस्य कम से कम जो है महिला सदस्य होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें यह भी उल्लेखित है कि SMC का अध्यक्ष जो होगा वो विद्यालय में पढ़ने वाले जो भी बालक बालिकाएं हैं
उनके माता पिता अर्थात अभिभावकों में से होगा, और एसएमसी का जो सचिव होगा वो संबंधित विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक होगा वो होगा। तो इस प्रकार एसएमसी का उल्लेख धारा 21 में वर्णन किया गया है, और धारा 10 में ये उल्लेख है कि प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व होगा कि वह अपने प्रतिपाल्य अर्थात संतान को किसी भी विद्यालय में शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ति के लिए उसका प्रवेश करवाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल की पहली कक्षा अर्थात विद्यालय की जो प्रवेश कक्षा है उसमें प्रवेश होने चाहिए? तो आपको पता है ये 25% जो हैं प्रत्येक प्राइवेट स्कूल वाले जो भी संस्थाएं हैं, प्राइवेट निजी संस्थाएं हैं, उनमें कक्षा 1 में आरटी के तहत जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको 25% सीटों पर उनको जो है प्रवेश देना अनिवार्य होता है, और इन 25% सीटों की जो फीस है उसका पुनर्भुगतान राज्य सरकार करेगी, ऐसा उल्लेख आरटीई 2009 में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक 10 वर्ष आयु का बालक जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो, स्कूल की किस कक्षा में प्रवेश पाने के योग्य है? तो आपको पता है साथियों कि जो न्यूनतम आयु है वो आपको ध्यान रखना है 6 वर्ष है, अर्थात पहली कक्षा का जो बच्चा है वो 6 वर्ष का बच्चा है उसका प्रवेश पहली कक्षा में होगा, 7 का दूसरी में, 8 का तीसरी में, 9 का चौथी में, और 10 वर्ष का कोई बच्चा है तो उसको 5वीं कक्षा में प्रवेश देना पड़ेगा। ये आरटी एक्ट 2009 के प्रावधान है। 15वां प्रश्न है, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एक बच्चे को यह अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण करवा सकता है यदि बच्चा ये समझता है कि मुझे इस स्कूल के बजाय संबंधित दूसरी स्कूल में समय की बचत होगी, धनराशि की बचत होगी, या मुझे ज़्यादा अच्छा वहाँ सीखने को मिलेगा, तो कोई भी बच्चा राजस्थान की किसी भी स्कूल में जाके प्रवेश कर सकता है। संस्था प्रधान उसको स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने से मना नहीं कर सकता। दूसरा विकल्प, एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। विस्तारित समय का मतलब यही है कि यदि कोई बच्चा जो है 14 साल से कम का है और वह किसी भी वर्ष भर किसी भी समय में जाके स्कूल के प्रधानाचार्य से आवेदन करता है प्रवेश का, तो उसे मना नहीं किया जा सकता। अर्थात जो 30 सितंबर की 9 से 12 तक की जो कक्षाओं की जो डेडलाइन है उसके बाद में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। इसके बाद भी अर्थात संपूर्ण वर्ष में कोई भी बालक प्रवेश ले सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, एक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार है। चौथा विकल्प हमारे पास बच रहा है, आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जा सकता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, आंसर तो यही हो जाएगा। देखिए, आरटी एक्ट 2009 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आयु के प्रमाण के अभाव में कोई भी संस्था प्रधान या संस्था किसी भी बच्चे को शिक्षा देने से मना नहीं कर सकती, अर्थात उसको प्रवेश देना ही पड़ेगा। यदि उसके पास आयु संबंधी कोई भी प्रमाण नहीं है तो भी। तो आपको ये ध्यान रखना है, आयु के प्रमाण के अभाव में हम किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। ठीक है। 16वां प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति अर्थात एसएमसी में महिला सदस्यों का 50% होना चाहिए। बिल्कुल, अभी हमने बात की थी कि धारा 21 एसएमसी का उल्लेख करती है। ये धारा 21 ये कहती है कि विद्यालय में 16 सदस्यों की एक प्रबंधन समिति होगी, उसमें 50%
अर्थात 8 महिलाएं होंगी। इन 16 में से 11 न्यूनतम 11 सदस्य अभिभावक होंगे और इन 11 में से एक सदस्य को सर्वसम्मति से या सर्वसम्मति नहीं बने तो बहुमत के आधार पर अध्यक्ष एसएमसी का बनाया जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो 50% की जो यहाँ पे फिगर दे रखी है बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प देखो, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करने हेतु उत्तरदायी केंद्रीय सरकार होगा। बिल्कुल सही है। एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में फेल करने या न करने का निर्णय लेने हेतु समुचित सरकार सक्षम है। देखिए साथियों, अब ये करंट से संबंधित करके प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी जब से 1 अप्रैल 2010 से जब ये आरटीई एक्ट राजस्थान में लगा, उसके बाद में किसी भी बालक को 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में अर्थात उसको फेल नहीं किया जा सकता अभी। और ये जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो इसमें संशोधन करके संबंधित कक्षा में बच्चे को थोड़ा सा मतलब उसको स्टे करवा सकती है। तो अभी इसमें संशोधन किया है। अभी यदि बच्चा वांछित स्तर पे को प्राप्त करने में असक्षम है तो राजस्थान सरकार में उसमें उसको फेल करने का प्रावधान हाल ही में किया गया है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सारे के सारे यहाँ पे सही हैं। आपके चौथे नंबर का विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून आरटीई एक्ट 2009 के निम्न में से किस भाग या किस धारा को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है? तो भाग 16 में आपको पता है, सामान्य सा प्रश्न है, भाग 16 में परिवर्तन किया गया है। 1 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 18वां है, निम्न में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में असत्य है? इसका भाग 14 बालक के कैपिटेशन फीस या संग्रह का निषेध करता है। तो अभी हमने बात की थी भाग 13 नहीं है, भाग 14 नहीं है, भाग 13 है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 21 भाग संख्या 21 अर्थात जो धारा 21 है उसके बारे में बताया है, तो विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान इसमें है, बिल्कुल सही है। भाग 17 बच्चों को अर्थदंड से मुक्ति प्रदान करता है, ये भी सही है। और भाग 28 अर्थात ये जहां जहां भाग है वहां आपको धारा पढ़नी है साथियों, ठीक है। तो शिक्षकों को निजी ट्यूशन को निषेध करती है, तो ये भी सही है। तो आपका पहले नंबर का विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसमें संशोधन किया गया 2017 में के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता, वह ऐसी योग्यता कितने वर्षों में अर्जित कर पाएगा? अर्थात तो उसको करने की छूट दी गई थी। तो 31 मार्च 2015 को नियुक्ति होती है, तो इसके बाद में इसको 4 वर्ष का जो है उसको ऑफ काल दिया जाएगा। तो आपका तीसरे नंबर का विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको पीडीएफ में ये सारा कुछ मिल जाएगा, आप आश्वस्त रहें। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में असत्य है? इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी ट्यूशन को प्रतिबंधित करता है। इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। इसका खंड 26 विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने का से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाग 26 में खंड 26 में ये बताया गया है कि किसी भी स्कूल में 10% से ज्यादा अध्यापकों के पद रिक्त नहीं रह सकते। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। इसके बाद में चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। तो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से संबंधित कोई इसमें अध्याय है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही 4 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल शिक्षकों के स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रह सकती? तो अभी हमने बात की थी 10% से ज्यादा पद रिक्त नहीं रह सकते।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सूची 1 में धारा और सूची 2 में संदर्भ दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। देखिए धारा 13 जो है वो आपको बताती है, इसके अनुसार प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क तथा शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। धारा 14 जो है प्रवेश के समय बालक की आवश्यकता से अधिक प्रमाण पत्रों की मांग अवश्य की जाएगी या अवश्य नहीं की जा सकती। यही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। धारा 15 प्रवेश की अंतिम तिथि 3 सितंबर है, लेकिन फिर भी बालक को वर्ष पर्यंत दिया जा सकता है। धारा 16 बालक को किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा, उसका ठहराव या अवरोधन नहीं किया जाएगा, अर्थात बालक को फेल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे धारा 14 का उल्लेख है जो प्रवेश के समय बालक की आवश्यकता से अधिक प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जा सकती। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सूची 1 में धारा और सूची 2 में संदर्भ दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, अर्थात यहाँ पे आपको युग्म बना हुआ मिलेगा। धारा 17 शारीरिक और मानसिक शोषण से मुक्ति प्रदान करता है बच्चों को, बिल्कुल सही है। धारा 21 एसएमसी मैंने आपको बताया था, धारा 21 जरूर याद करना है। धारा 25 भी सही है, क्योंकि धारा 25 में ये बताया गया है 1 से 5 तक की जो कक्षाएं हैं उसमें 40 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए, और 6 से जो 8 है उस पे 35 अध्यापकों पे 35 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए। और धारा 30 है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन आवश्यक नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है 4 नंबर का, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में फेल नहीं किया जा सकता। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सत्य है? देखिए इंग्लैंड में 1870 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने वाला विश्व का पहला देश इंग्लैंड था, बिल्कुल सही है। बड़ौदा रियासत के शासक सयाजी राव गायकवाड़ ने 1906 में अपनी रियासत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया, जो भारत का पहला प्रयास था, ये भी सही है। 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने संपूर्ण भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने की बात कही, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। इसका मतलब चारों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर आ जाएगा। यशपाल समिति 1993 में बनी। यशपाल समिति की रिपोर्ट का विषय क्या था? तो बहुत महत्वपूर्ण समिति थी साथियों यशपाल समिति। यशपाल समिति ने यह सुझाव दिया था कि बच्चों को शिक्षा दो, लेकिन बिना बोझ के शिक्षा दो। बिना बोझ के सीखने की प्रक्रिया का जो सुझाव दिया था वो यशपाल समिति ने ही दिया था, इसलिए नंबर 2 विकल्प आपका सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, अर्थात स्कूल में पढ़ने वाले माता पिता अभिभावक इस एसएमसी में होते ही हैं। अब मैंने बताया था 16 में से 11 सदस्य तो आपके एसएमसी के होने ही चाहिए, 12 सदस्य 75%। स्कूल में कार्यरत शिक्षक स्थानीय प्राधिकारी वार्ड में निवासित व्यक्ति भी होता है, लेकिन शिक्षा मंत्री इसका नहीं होता है। ये 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभा निर्वाचित सदस्य उस गांव वार्ड में जहां स्कूल है वो भी होते हैं, तो 3 नंबर का विकल्प आपका 26वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाली विद्यार्थियों को गार्गी पुरस्कार में क्या दिया जाता है? देखिए साथियों, राजस्थान सरकार में गार्गी पुरस्कार बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है, और उसमें होता क्या है कि यदि कोई भी बालिका कक्षा 10 में 75% या उससे ऊपर के अंक अर्जित करती है तो उसको कक्षा 11 और कक्षा 12 में एक प्रमाण पत्र के साथ 3000 प्लस 3000, मतलब 11वीं में 3000 और 12वीं में 3000, कुल मिला के 6000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। ठीक है, और ये आजकल बसंत पंचमी को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत कौन सा है? तो सहभागिता और उत्तरदायित्व जो है वो विद्यालय प्रबंधन का
जो है आपका प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। एक तंत्रीय, व्यक्तिगत और निर्णय दृढ़ता इसका कोई सार्थक आंसर नहीं हो सकता। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के अध्यक्ष को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा राजस्थान सरकार का जो शिक्षा मंत्री होगा वही राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल का अध्यक्ष होता है। अब ये राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएंगी। सबके लिए शिक्षा के विश्व घोषणा 1990 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति की आधारभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो देखिए, उसकी संपूर्ण क्षमताओं का विकास किया जा सकता है, उचित निर्णय लिया जा सकता है, व्यवसाय स्थापित नहीं किया जा सकता और उसकी जीव की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। तो 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया, किस कक्षा में प्रविष्ट? ये अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपको बताना है 4 नंबर का विकल्प। धारा 4 जो है, अब देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नलिखित कितने प्रतिशत बच्चे जो है वो आपको अभी बताया था 25% का आपको ध्यान रखना है। शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कोब में अक्सर डी का अर्थ क्या है? तो डी का अर्थ होता है डायरेक्टिंग। ठीक है, तो डी का अर्थ डायरेक्टिंग अर्थात निर्देशन है और 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, P4 प्लानिंग होता है। 7 लूथर गुलिक ने जो प्रबंधन के कार्यों को 7 भागों में बांटा था और ये जो कॉन्सेप्ट था वो 1937 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसी पेपर्स ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 1937 में लूथर गुलिक और उर्विक ने 7 भागों का जो व्याख्या की है वो इस प्रकार है। P4 प्लानिंग अर्थात नियोजन, C4 कोऑर्डिनेटिंग अर्थात समन्वय, O4 ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन, O4 आपका R4 रिपोर्टिंग, यहाँ पे R आएगा, R4 रिपोर्टिंग अर्थात प्रतिवेदन, S4 स्टाफिंग, B4 बजटिंग और D4 डायरेक्टिंग। इसलिए मैंने सारों का बताया है ताकि आपको सभी का याद रहे। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य को छांटना है। प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रेकर होता है, बिल्कुल सही है। सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा हेनरी फ्यूल ने दी थी, बिल्कुल सही। भारत में प्रबंधन का जनक अरविंदम चौधरी को माना जाता है, बिल्कुल सही। प्रबंधन का शक्तिग्रह अभिप्रेरणा को नहीं कहा जाता, ये आपको ध्यान रखना है। प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा को कहा जाता है, प्रबंधन का हृदय कहा जाता है, शक्तिग्रह नहीं कहा जाता। इसके बाद में देखिए, प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा को कहा जाता है, बिल्कुल सही। प्रबंधन का भविष्य अभिप्रेरणा को नहीं, निर्णयन को कहा जाता है, ये भी सही। विद्यालय का मस्तिष्क वरिष्ठ व्याख्याता नहीं होता है, हेडमास्टर होता है, तो ये आपको 3 नंबर का विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा। विद्यालय का नाड़ी तंत्र अध्यापक को कहा जाता है, ये भी सही है। नीचे कुछ परिभाषाएं तथा उनके विचारकों का युग्म दिया है, इनमें से असंगत युग्म का चयन करना है। असंगत युग्म देखना है आपको। तो देखिए, पहला, प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, ये रायबर्ड ने कहा, बिल्कुल सही है। प्रधानाध्यापक के रूप में ज्ञानी, तर्कवान, धैर्यवान व्यक्ति ही सफल हो सकता है, कोरबले ने कहा है, ये भी सही है। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है, प्रोफेसर एलन ने कहा, बिल्कुल सही। लेकिन प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, वो हेनरी फ्यूल का स्टेटमेंट नहीं है। 4 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, नीचे शैक्षिक प्रबंधन के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, उनमें से संगत कथन का चयन कीजिए। भारत में शैक्षिक प्रबंधन 3 स्तरीय है। प्रबंधन का मस्तिष्क संगठन को कहा जाता है। लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन के कुल 7 घटक होते हैं। हेनरी फ्यूल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों को प्रतिपादन किया है। यह 24 जो दे रखा है वो गलत है, 14 सिद्धांत है, तो ये तो सही है। यहाँ पे आपको असंगत यहाँ छांटना है
कि असंगत कौन सा है अर्थात गलत कौन सा है। तो ये 14 सिद्धांत है, यहाँ पे 24 सिद्धांत नहीं है। शिक्षा को ब्रह्मा का रूप निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो शिक्षा को ब्रह्मा का रूप जो है मनु ने कहा है। 1 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रेकर को कहा जाता है, सही। कोठारी आयोग ने कहा भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में हो रहा है, बिल्कुल सही। एक बार पूछा गया है कि भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में, भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। निम्न में से किस आयोग ने इसके भविष्यवाणी की थी? तो आपको कोठारी आयोग बताना है। शैक्षिक प्रबंधन एक मूर्त विषय है, ये मूर्त नहीं है भाई। शैक्षिक प्रबंध एक अमूर्त विषय है। तो ये आपका स्टेटमेंट नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्रधान, मुखिया और सेनापति होता है, ये भी सही है। तो इस 39वें प्रश्न का 3 नंबर का विकल्प आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विद्यालय का स्पार्क प्लग समय सारणी को कहा जाता है। विद्यालय का हृदय प्रधानाध्यापक को कहा जाता है। लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन के 7 घटक होते हैं। प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्रधान, मुखिया और सेनापति होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत है। विद्यालय का हृदय प्रधानाध्यापक को नहीं कहा जाता। आरटीई एक्ट 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। देखिए धारा 21 आपका एसएमसी का उल्लेख करती है, बिल्कुल सही है। एसएमसी का सचिव संस्था प्रधान होता है, ये भी सही है। एसएमसी का अध्यक्ष अभिभावक होता है, ये भी सही है। वर्तमान में एसएमसी में 18 नहीं 16 सदस्य होते हैं। 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। आरटी 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। एसएमसी में 50% महिला होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एसएमसी की कार्यकारिणी की बैठक आवश्यक होती है, बिल्कुल सही। सामान्यतः विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण समिति की बैठक 3 माह में 1 होती है, बिल्कुल सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष नहीं होता है साथियों, 2 वर्ष होता है। 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। एसएमसी का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है उनका चुनाव 2 वर्ष के लिए ही होता है। आरटी 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति में कुल 28 सदस्य होते हैं। 28 ये गलत है स्टेटमेंट। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का अध्यक्ष संस्था प्रधान होता है, ये बिल्कुल सही है। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का मुख्यालय विद्यालय होता है। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का सचिव विद्यालय में प्रधानाध्यापक के बाद वरिष्ठ अध्यापक होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन जो एसडीएमसी के 28 सदस्य हैं वो गलत दे रखा है, क्योंकि एसडीएमसी में 23 ही सदस्य होते हैं, एसडीएमसी में 23 होते हैं और एसएमसी में 16 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। माइग्रेटरी छात्रावास योजना निम्नलिखित में से कब शुरू हुई? तो माइग्रेटरी छात्रावास योजना 2RAA जब शुरू हुआ था उसी समय 2015-16 में शुरू हो गई थी। 1 नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना 2012 में शुरू हुई, बिल्कुल सही है। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कराई जाती है, ये भी सही है। वर्ष 2010 में राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने 9 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण भी शुरू कर दिया, बिल्कुल सही है। उस समय 2010 से पहले RSTB जो है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल 1 से 8 तक के पुस्तकों का मुद्रण और प्रकाशन का कार्य, मुद्रण प्रकाशन वितरण का कार्य करता था, ये भी सही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष नहीं होता साथियों, 2 वर्ष होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। विद्यालय प्रबंधन समिति एसडीएमसी में 23 सदस्य होते हैं, एसएमसी में 16 सदस्य होते हैं, राज्य पुस्तक मंडल में 19 सदस्य होते हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 41 सदस्य होते हैं। ये 19 सदस्य नहीं है, यहाँ पे आपको 3 नंबर का विकल्प आपके लिए अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बैठक में 33% गणपूर्ति आवश्यक है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1955 को की गई थी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम 2010-11 में शुरू हुई, ये भी सही है। 1 नंबर का विकल्प आपका
सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि सॉरी, ये आपको ये ध्यान रखना है, ये 33% बिल्कुल सही है। 2010-11 में नहीं हुई थी, 2004-5 में ही 7-8 में ये हो गई थी, ठीक है। और 2017-18 में 1 से 8 के लिए भी शुरू की गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार की बालिका शिक्षा हेतु शुरू की गई योजना तथा वर्ष का कौन सा युग्म गलत है? ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम 2017-18 ये 9 से 12 तक शुरू की गई थी 2007-8 में, और 2017-18 में इसको 1 से 8 तक की भी कक्षाओं के लिए भी शुरू कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा योजना 2010-11, बिल्कुल सही है। आपकी बेटी योजना 2004-5 में शुरू की गई थी। गार्गी पुरस्कार 96 में शुरू की गई थी। 1995 में तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, इसलिए 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार की बालिका शिक्षा हेतु शुरू की गई योजना तथा वर्ष का कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, साइकिल वितरण योजना 2007-8 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी समय ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम भी शुरू की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है 2007-8 में आपका ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम भी शुरू हुई थी और साइकिल वितरण योजना भी शुरू की गई थी। जो बालिका साइकिल वितरण योजना का लाभ लेगी उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना 2010 में शुरू हुई। हमारी बेटी योजना 2018-19 में शुरू हुई। राजस्थान शिक्षा पहल 1995 में शुरू नहीं हुई थी। 4 नंबर का विकल्प आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न, राज्य सरकार की बालिका शिक्षा हेतु शुरू की गई योजना तथा वर्ष का कौन सा युग्म गलत है? देखिए, ट्रांसपोर्ट वाउचर, यहाँ पे आपको बालिका प्रोत्साहन योजना 2008 सही है, नन्ही कली योजना 2006-7 सही है, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम जो है 2007-8 है, तो 3 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। सबलता पुरस्कार 5-6 में है ही। निम्नलिखित में से दीक्षा का पूरा नाम क्या है? दीक्षा का नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, रटना ही पड़ेगा आपको साथियों। दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। दीक्षा पोर्टल की शुरुआत कब तथा किसके द्वारा की गई? देखिए, इसकी दीक्षा पोर्टल की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को HRD मिनिस्ट्री दिल्ली के द्वारा किया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय 5 सितंबर 2017 आपका विकल्प हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, दीक्षा पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? दीक्षा पोर्टल पर समस्त शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस पोर्टल पर कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों की पठन सामग्री उपलब्ध है। सही। इस पोर्टल पर स्नातकोत्तर तक के छात्रों को पठन सामग्री उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? ये पूर्व प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर तक की सभी कक्षाओं के लिए और अध्यापकों के लिए इसमें पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, इसलिए 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। दीक्षा पोर्टल की शुरुआत मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2017 को की गई थी। HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है दिल्ली के द्वारा इसकी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। दीक्षा पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, चयन कीजिए। इस पोर्टल पर शिक्षक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही। दीक्षा पोर्टल 15 भाषाओं में पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाती है, बिल्कुल सही। इस पोर्टल पर NCERT की किताबें कक्षा 1 से लेकर 10 तक की पाठ्य सामग्री QR कोड के साथ उपलब्ध है, ये भी सही है। इस पोर्टल पर शिक्षकों के लिए कोई पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शिक्षकों के लिए भी पाठ्य सामग्री और पाठन सामग्री इस पर उपलब्ध है। निष्ठा का फुल फॉर्म आपको बताना है। निष्ठा का फुल फॉर्म है, देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव, तो ये आपका 2 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा हो गया कि इसमें लगभग सारे सेम से ही
इसमें कॉपी किया गया है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, आपको इसमें ध्यान रखना है। ये देखिए, नेशनल इनिशिएटिव स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, और हिंदी में इसका अर्थ पूछे तो स्कूल प्रमुख और शिक्षक की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल इसका अर्थ होगा। राजस्थान में स्माइल 3 प्रोग्राम निम्नलिखित में से कब चालू किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी, योग दिवस के दिन, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है 2 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। स्माइल का फुल फॉर्म आपको देखना है, आपको ये ध्यान रखना है, ये चारों विकल्प जो हैं वो समान से हैं, लेकिन आपको ये थोड़ा सा इसमें देखना है। सोशल मीडिया इंटरफेस, देखिए यहाँ पे इंटरनेट है और यहाँ पे लीडिंग है और यहाँ पे आपका एंगेजमेंट का लर्निंग इंटरफेस मीडिया कर दिया है, यहाँ पे सॉलिड मीडिया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट आपका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। इसी प्रकार आपके जो आपको कंफ्यूज करने के लिए आयोग समान से दिखने वाले विकल्पों का चयन करता है, और आप एक बार देखेंगे और तुरंत ऊपर टिक कर देंगे, नीचे एक्चुअल में उसका क्या आंसर होना चाहिए आपको पता ही नहीं रहता, और परीक्षा में जब बाहर आते हैं तो सिर पकड़ लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में संचालित नवाचारी कार्यक्रम कौन सा नहीं है? देखिए, स्माइल कार्यक्रम चल रहा है, बिल्कुल 21 जून 2021 को इसका 3य चरण चला था। शिक्षा दर्शन भी, शिक्षा वाणी भी है। ताजमहल नहीं है, ताजमहल की जगह आपको हवा महल कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 4 नंबर का विकल्प इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। हवा महल को हर्षित शनिवार के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से राजस्थान में संचालित किस नवाचारी कार्यक्रम राजस्थान में हर्षित शनिवार के नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, हवा महल कार्यक्रम जो है उसको हर्षित शनिवार के नाम से जाना जाता है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में क्या गलत है? कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षर लोगों को साक्षर करना है। बिल्कुल सही है। इसकी अवधि वर्ष 2022-23 से 26-27 तक रखी गई है, ये भी सही है। क्रियान्वयन अवधि के दौरान पूरे देश में 15 करोड़ गैर साक्षरों को कवर किया जाएगा, ये भी सही है। 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? आपको पता है 21 मार्च 2005 को ये आपका राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी। जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी, और जो है इसमें 9 चांस आपको मिलते हैं परीक्षा को पास करने के लिए। 14 वर्ष की न्यूनतम आयु 10वीं में और 15 वर्ष की न्यूनतम आयु 12वीं में आपकी होनी चाहिए। सेम प्रश्न वही आ गया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं की परीक्षा हेतु न्यूनतम आयु 14 और 15 वर्ष है। 10वीं कक्षा में यदि आप पढ़ रहे हैं तो 14 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और 12वीं कक्षा में आप पढ़ना चाहते हैं तो 15 वर्ष न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए। उच्चतम आयु का कोई सीमा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 63वां प्रश्न है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के प्रधान कार्यालय को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? आपको ध्यान रखना है, एकलव्य जो है एकलव्य भवन में ये संचालित है, तो आपको ये 2 नंबर का विकल्प ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से शिक्षा दर्शन टीवी का प्रसारण कब किया जाता है? तो शिक्षा दर्शन जो है दोपहर 12:30 से लेके 2:30 बजे तक का कार्यक्रम जो है वो शिक्षा दर्शन पे आता है। 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 17 सदस्य राज्य सरकार मनोनीत करती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
मुदालियर शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर इसका गठन किया गया, बिल्कुल सही है। 4 दिसंबर 1957 में जयपुर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। अजमेर में बाद में 61 में स्थानांतरित किया गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सचिव सहित इसमें कुल 48 सदस्य नहीं होते। 4 नंबर का विकल्प आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सचिव सहित 42 सदस्य होते हैं और बिना सचिव के 41 सदस्य होते हैं। 4 दिसंबर 1957 जयपुर में इसको स्थापित किया गया था और मुदालियर आयोग की सिफारिश इसमें काम की थी। RSCERT को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? कक्षा 1 से लेकर 8 तक के पाठ्यक्रम निर्माण में मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करना, ये इसका कार्य है, बिल्कुल सही है। प्रधानाध्यापक से लेकर लिपिक तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय तथा राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करना, ये भी सही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हेतु नाम निर्दिष्ट करना RSTB से कोई संबंध नहीं है आपका RSCERT का। तो 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर साथियों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? SSA वर्ष 2001 में सब पढ़े सब बढ़े के नारे के साथ अटल जी ने दिया था, बिल्कुल सही है। और इसको जन आंदोलन की संज्ञा भी दी गई थी। 4 अगस्त 2021 को समग्र शिक्षा अभियान SSA 2.0 को मंजूरी दी गई, ये भी सही है। समसा का समग्र शिक्षा अभियान का नारा सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा है, ये भी सही है। और समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का कार्यकाल 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2036 तक रहेगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 4 नंबर का विकल्प यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2036 तक नहीं है, 2026 तक है। अब रमसा के बारे में, SSA के बारे में जो है ये देखिए 2026 तक है, 2036 तक नहीं है। ये सारी डिटेल्स आपको PDF में मिल जाएगी एक ही जगह, तो आपको अलग अलग जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का कार्यकाल 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक होगा। 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया था? तो ये तो आपको आना ही चाहिए। 86वां संविधान संशोधन जो है वो आपका सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है। 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसके तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बालक बालिकाओं को कवर करने की बात कही गई थी। राजस्थान के किन 2 जिलों में निजी IASE अर्थात उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान स्थित हैं? तो राजस्थान में कुल 4 IASE अर्थात उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें 4 में 2 सरकारी हैं और 2 निजी हैं। जो निजी हैं वो आपके उदयपुर और चूरू में हैं। 2 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो 2 राजकीय हैं वो आपके बीकानेर में और अजमेर में हैं, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है? तो देखिए, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करना, कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम को विकसित करना, संबद्ध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना और उनका निरीक्षण करना। लेकिन 9 से 12 तक की पुस्तकों को मुद्रण जो है वो इसका कार्य नहीं है, ये RSTB का है। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसका कार्य है। तो 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंध का निम्नलिखित में से सही चक्र क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आंकड़ों का एकत्रीकरण हो जाता है, फिर आंकड़ों की प्रक्रिया का विश्लेषण होता है, फिर आंकड़ों का लेखन होता है। 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर आपको करना चाहिए था। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल का कार्य कौन सा नहीं है? पाठ्यपुस्तक कम मूल्यों पर उपलब्ध करवाना इसका कार्य है। शिक्षक संदेशिकाएं प्रकाशित भी RSTB करता है। प्राथमिक व माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। और प्रारंभिक माध्यमिक कक्षा पाठ्यक्रम का निर्माण इसका कोई अर्थ नहीं है। 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल का मुख्यालय जयपुर में है, झालाना डूंगरी में, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। RSTB की शासी परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार में जो भी शिक्षा मंत्री होगा वही राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल का अध्यक्ष होगा।
तीसरा, आरएसटीबी की निष्पादन कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष शासन सचिव स्कूल शिक्षा होगा, ये भी सही है। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल की स्थापना 1974 में हुई थी, 64 में नहीं हुई थी। 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो है वो आपका ये पेपर नंबर 8 कंप्लीट होता है। साथियों, मैं आपको फिर से निवेदन करूंगा, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप वास्तव में बहुत अच्छे से स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, आपको इसका लाभ होगा। और परीक्षा भवन में जब आप जाएंगे तो आपके विश्वास, आपके चेहरे से, आपके दिल दिमाग में आपका बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा और आप एक अच्छा प्रदर्शन परीक्षा में कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।